नमस्कार, मेरा क्लास प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में आज हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान को पढ़ना है और संविधान में आज हम पढ़ना है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए इसकी शुरुआत कर लें हम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 35 भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। भारत शासन वास्तव में भारत के संवैधानिक विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है। भारत की जो शासन व्यवस्था है इस समय, इसका बड़ा रोल, क्योंकि भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेदों को इसी अधिनियम से थोड़ा संशोधित रूप में ले लिया गया। भारत का जो संविधान बना, उस संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद की भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ परिवर्तित रूप में ले लिए गए। इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संवैधानिक विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है और भारत के संविधान में भी इसका बड़ा रोल है। अर्थात भारत का संविधान बहुत कुछ इससे प्रभावित है और यहाँ से हमने काफ़ी कुछ किया है। एक बात दिमाग में आती है कि जब हमने 200 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए, तो इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे वास्तव में? ये बात सहसा हमारे दिमाग में आती है कि इसमें रहे कितने अनुच्छेद रहे होंगे? तो वास्तव में इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद थे। 300 और 10 अनुसूचियाँ थीं। 10 अनु 10 अनुसूची। ये अधिनियम जो था, इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची। इस तरह से एक बहुत ही व्यापक अधिनियम था ये, और वास्तव में कहा जाए तो एक तरह से एक संविधान की ही तरह था। ये बहुत ही व्यापक था, बहुत ही विस्तृत। क्या-क्या प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों का भारत के संवैधानिक विकास में क्या रोल है, भारत की शासन व्यवस्था में क्या रोल है, इसमें से महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं, उसको हम समझें, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी। इस अधिनियम के द्वारा क्या-क्या प्रावधान किए? तो 35 के भारत शासन के मुख्य प्रावधान मुख्य प्रावधान मुख्य प्रावधान क्या-क्या है? पहला क्या है? के द्वारा एक प्रावधान क्या किया गया? भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद जो थी, भारत सचिव की सहायता के लिए रहती थी, उस परिषद को इसमें समाप्त कर दिया। और हम पहले देख लेते हैं जो प्रावधान बहुत ही संक्षेप में है, प्रावधानों को और फिर उसके बाद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिनको हमें थोड़ा विस्तार से समझना होगा, उसको हम उसके बाद समझते हैं। तो पहली चीज़ क्या इसमें दिखाई देती है? भारत परिषद को समाप्त कर, पहला, भारत परिषद को समाप्त कर, भारत परिषद समाप्त कर। और ये भारत परिषद वास्तव में क्या करती थी? भारत को उनके कार्यों में सहायता देती थी, लेकिन इसको यहाँ पे समाप्त कर। दूसरा क्या किया गया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, बर्मा, ब्रैकेट में लिखते हैं म्यांमार, म्यांमार, वर्तमान में म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया। भारत से अलग कर दिया। का प्रावधान क्या किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर। तीसरी चीज़ क्या की गई? आरबीआई की
स्थापना की गई। तीसरा एक और काम हुआ महत्वपूर्ण, वो क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। ऑफ क्या? आरबीआई स्थापना की गई, स्थापना की गई। आरबीआई की तीसरी बात ये हुई। एक काम और है हुआ था, वो क्या? मताधिकार का विस्तार कर दिया। क्या हुआ? अभी तक हमने कितने पॉइंट देखे? 3 पॉइंट देखे हैं। पहला क्या हुआ? भारत परिषद को समाप्त किया गया। दूसरा, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और तीसरा क्या है? आरबीआई की स्थापना की गई। अगला नंबर 4 क्या है? मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया किया गया। एक बात ध्यान रखना है, मताधिकार का विस्तार अवश्य किया गया, लेकिन वयस्क मताधिकार प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ पर वयस्क मताधिकार प्रारंभ नहीं किया गया। वयस्क मताधिकार वास्तव में जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में पहले संसदीय चुनाव हुए, उस समय 1952 में वयस्क मताधिकार शुरू हुआ था। यहाँ मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन शिक्षा और संपत्ति मताधिकार का आधार बना रहा। लेकिन शिक्षा और संपत्ति मताधिकार का आधार बना रहा। लेकिन शिक्षा और संपत्ति मताधिकार का आधार बना रहा। का आधार बना रहा और मताधिकार का आधार बना रहा। और फिर क्या हुआ कि बस थोड़ा सा संख्या बढ़ गई। अर्थात जब 1919 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, या जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ और मताधिकार दिया गया। उस समय लगभग 2.56% मताधिकार मिला था। यहाँ पर वो बढ़ के लगभग 10% हो। तो मताधिकार का यहाँ पे विस्तार हो गया, लेकिन वयस्क मताधिकार प्रारंभ नहीं हुआ। शिक्षा और संपत्ति मताधिकार का आधार बना रहा। और क्या हुआ? लगभग 10% लोग, लगभग 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हो। मताधिकार प्राप्त हो। मताधिकार प्राप्त हो। लगभग 10% मताधिकार प्राप्त। ये ऐसी स्थिति थी, लगभग 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हो। अब आगे क्या प्रावधान हुए, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन पे हमें चर्चा करनी है विस्तार से, उनको हमें समझ। अगला प्रावधान क्या हुआ? का क्रम कौन सा है? 4। उसको हम 5वां नंबर डाल। अगला प्रावधान जो था उसको हम 5वां नंबर डाल देते हैं। ये क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय स्थापना का, अखिल भारतीय स्थापना का प्रस्ताव किया गया या प्रावधान किया? प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय स्थापना का प्रावधान किया। अब एक बात ये आती है कि जब अखिल भारतीय संघ बनेगा तो फिर क्या स्थिति होगी? संघ की जो विशेषताएं हैं, जो उसके आधार हैं, वो सारे के सारे क्रियान्वित किए जाएंगे।
अगर संघ बनना है तो क्या-क्या चीज़ें होंगी? संघ की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन अर्थात केंद्र सूची, राज्य सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची अलग-अलग बनाई जाएगी, एक बात होगी। दूसरी बात क्या होगी कि संघीय न्यायालय बनेगा। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी होंगी और विधायिका द्विसदनी होगी। विधायिका द्विसदनी 1919 के अधिनियम के द्वारा बना दी गई थी। तो यहाँ पर जो संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया तो क्या व्यवस्था की गई कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में शासन की शक्तियों का विभेदीकरण किया गया, उनका विभाजन किया और दूसरा क्या किया गया कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये क्या व्यवस्था आई जब संघ बन रहा है, अब इसमें क्या हुआ पहली बात क्या की गई, शासन की शक्तियों का विभाजन किया। शासन की शक्तियों का विभाजन किया। शासन की का विभाजन किया गया, पहली बात। शासन का विभाजन किया और दूसरी बात क्या की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। 2 चीज़ें की गई। एक तो शासन की शक्तियों का विभाजन, दूसरा संघीय न्यायालय। शासन की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से होगा, किसको किस विषय पर शासन करना है, किस विषय पर संघ कानून बनाएगा, किस विषय पे राज्य कानून बनाएँगे, कौन-सी सूची समवर्ती सूची होगी जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी उनका क्या होगा? तो यहाँ वास्तव में क्या किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई और अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दिया। जैसे वर्तमान समय में भारत में क्या व्यवस्था है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों हैं और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो केंद्र को दे दी गई हैं। अर्थात उन पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के विवेक पे छोड़। संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ फेडरल सिस्टम है, वहाँ क्या प्रावधान किया गया है? वहाँ पर एक संघ सूची है, बस और कुछ नहीं। संघ सूची। संघ सूची में जो विषय हैं वो पर कानून संघ बनाएगा। बाकी जितनी शक्तियाँ हैं, वो सब की सब अवशिष्ट शक्तियाँ, उन पे कानून राज्य बनाएँगे। संघ के विषय निर्धारित कर दिए गए कि संघ इन-इन विषयों पे कानून बनाएगा, शासन करेगा और बाकी सब के सब शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ माना गया और वो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को। लेकिन भारत फेडरल कंट्री नहीं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारत की शासन व्यवस्था थोड़ी अलग तरह की है, जैसे कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ गवर्नर जनरल के विवेक में छोड़ी गई हैं, लेकिन भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास रहेंगी अर्थात संसद उस पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 2 में ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या किया गया? 3 सूचियाँ बनाई गईं। कौन-कौन सी 3 विभाजन किया गया और इस 3 सूचियाँ बनाई गईं। सूचियाँ बनाई गईं। आई अब 3 सूचियों को देखना है, ये 3 कौन-सी हैं? 3 सूचियाँ कौन-सी हैं? एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तीसरी समवर्ती सूची। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस समवर्ती सूची की अवधारणा भारत में 1935 के अधिनियम से पहली बार आई और भारत में समवर्ती सूची
1935 के शासन अधिनियम से प्रेरित है। यहाँ पहली बार समवर्ती सूची 1935 के भारत शासन अधिनियम बनाई गई। यहाँ मतलब भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा 1935 के भारत शासन अधिनियम से अस्तित्व में आई। सबसे पहले यहाँ पर जाना गया कि यह समवर्ती सूची। अब इसमें कितने-कितने विषय रखे गए? संघ सूची में 59 विषय रखे गए। संघ सूची में 59 विषय रखे गए। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए। यहाँ विषय हम बार आप उसको समझिएगा। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची यहाँ पे 36। अब क्या किया गया? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दी गई। अवशिष्ट शक्ति यहाँ भी हम 2 भागों में इसका विभाजन किए रहे हैं ऐसे, जैसे हम पिछले पेज पे लिख रहे हैं, जिससे देख हमारी यहाँ से क्लियर। आप समझिएगा, ये पहले वाले भाग में हम शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया इसको लिखते चले, और यहाँ पे जो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था उसकी पिछले पेज की चीज को यहाँ आगे लिखेंगे। किया गया अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दी गई। गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दी गई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ देंगे। गवर्नर जनरल जिस तरह से चाहे उन शक्तियों पे कानून बना सकते हैं, तो इसके लिए और कोई प्रावधान करने की जरूरत ही नहीं। तो अब ये एक प्रावधान तो ये हुआ। दूसरा प्रावधान क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अभी एक ये तो यहाँ संघ राज्य सूची चौथे पे यहाँ पे मिट गया शायद, फिर से लिख दें। लिख दें अवशिष्ट अवशिष्ट गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़। गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दी गई। अब आगे चले हम, क्या प्रावधान हुआ? चौथा पेज है, अब 5वें। अब क्या हुआ? ये गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दी गए और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इतना तक अभी हम समझ। अब क्या हुआ? ये अखिल भारतीय संघ बना कि नहीं बना? क्योंकि अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए 2 व्यवस्थाएं की गई। पहला शक्तियों का विभाजन किया गया और दूसरा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। अखिल भारतीय संघ बना या नहीं बना, क्या हुआ इसको जरा देखते हैं। वास्तव में क्या हुआ? इस अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए क्या प्रावधान किया गया? इसके लिए प्रावधान क्या किया गया? ये अखिल भारतीय संघ नहीं बना था, है ना? क्यों नहीं बना? क्या प्रावधान किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापना के लिए क्या शर्तें लगाई गई थी? इसमें शर्तें लगाई गई कि जो ब्रिटिश भारत है, अर्थात जितने राज्य हैं और जितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, उन सबको इस संघ में शामिल होना अनिवार्य है। लेकिन
देशी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं। अर्थात इस अखिल भारतीय संघ की जो शर्तें थी, इसकी स्थापना की जो शर्तें थी वे क्या थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अखिल भारतीय संघ स्थापना शर्तें, शर्तें, ये शर्तें कौन सी थी जरा इसको हम एक कुल को बड़ी महत्वपूर्ण शर्तें। पहली क्या थी कि ये संघ बनना कैसे था? ये संघ बनना था सभी देशी रियासतों से और ब्रिटिश भारत से मिलकर बनना। और ब्रिटिश भारत के लिए अनिवार्य था कि वह इसमें शामिल हो। लेकिन अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतें शामिल होंगी ये आवश्यक नहीं था। ये ज़रूरी नहीं था कि देशी रियासतें शामिल हों या ना हो, उनके लिए ऐच्छिक रखा गया। क्या व्यवस्था की गई? ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश भारत को अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। शामिल होना अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य। लेकिन देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ऐच्छिक था, अनिवार्य नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन देशी रियासतों संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। होना अनिवार्य नहीं था। देशी रियासतों को इस संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं। ब्रिटिश भारत को शामिल होना तो अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों को इस संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि ऐच्छिक था। कलर से लिख बल्कि बल्कि ऐच्छिक था। ऐच्छिक क्या पड़ता? बल्कि ऐच्छिक था। ये इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ऐच्छिक। लेकिन एक शर्त और लगाई गई आगे, वो क्या थी शर्त? शर्त क्या थी? लेकिन क्या शर्त रखी गई थी? लेकिन यदि भारत की देशी रियासतों की आबादी कुल आधी आबादी रखने वाली देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो यह संघ नहीं बनेगा। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं या कह देते हैं कि अगर आधी से कम देशी रियासतें शामिल होने के लिए इच्छा व्यक्त करेंगी, तो संघ नहीं बनेगा। अर्थात संघ तभी बनेगा जब आधे से ज़्यादा देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें। जबकि वास्तव में ये था, देशी रियासतों की संख्या आधी से ज़्यादा होना अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य ये था कि देशी रियासतों की आबादी जो है, उसमें आधे से अधिक आबादी रखने वाली देशी रियासतें शामिल हों। अर्थात अगर 20 देशी रियासतों में से भी कुल भारत की देशी रियासतों की आबादी के आधा से ज़्यादा आबादी मिल जाती है, तो ये माना जाएगा कि ये आधी से अधिक आबादी वाली देशी रियासतें शामिल हो रही हैं, अर्थात संघ बन सकता है। मतलब देशी रियासतों की संख्या ज़रूरत नहीं है, ये संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्या है? जनसंख्या। देशी रियासतों की
जनसंख्या जो है वो आधे से अधिक जनसंख्या वाली देशी रियासतें इसमें शामिल होने को तैयार हों। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कह देते हैं, कम से कम आधी देशी रियासतें शामिल हों, तब यह संघ बनेगा, ये प्रस्ताव। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, शर्त यह थी शर्त यह थी कि कम से कम आधी देशी रियासतें इस संघ में शामिल तब संघ बनेगा। कम से कम आधी देशी रियासतें इस संघ में शामिल हों। और हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भले आधी देशी रियासतें कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये था और स्पष्ट किया गया था इस अधिनियम में कि जितनी देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों की कुल आबादी जो है, आधी आबादी जितने दे में शामिल होने को तैयार हो, या आधी आबादी रखने वाली देशी रियासतें शामिल होने को तैयार हों, उनकी संख्या कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा उससे मतलब नहीं। लगभग 600 देशी रियासतें थीं। यहाँ नियम ये नहीं था कि 301 देशी रियासतें शामिल हों। 50 देशी रियासतों से भी अगर आधी आबादी आ जाती है देशी रियासतों की, तो वो मान्य हो। लेकिन अब क्या हुआ, देशी रियासतों ने शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं की, और जब उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की, फिर ये संघ नहीं बना। आगे, लेकिन देशी रियासतों ने लेकिन देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं की व्यक्त नहीं की शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं, इसीलिए अगले पॉइंट, अगला पॉइंट ये यह संघ अस्तित्व नहीं आ सका। नहीं आ सका, यह संघ अस्तित्व नहीं। अब एक बात ये आती है, संघ बनने के लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया? शक्तियों का विभाजन किया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब देख रहे हैं संघ तो अस्तित्व में आया नहीं, तो संघीय न्यायालय के अस्तित्व आया था या नहीं आया था? तो भी हम देख लें, वास्तव में क्या था? संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। अब संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो हमने पढ़ा था, संघ की स्थापना होनी है तो संघीय न्यायालय बनना है। लेकिन संघ तो अस्तित्व में आया नहीं। भले ही संघ अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया। कब आया? 1937 में। अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया, और इसी संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इसके नीचे लिख लें हम, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यद्यपि यद्यपि अखिल भारतीय स्थापना नहीं यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व
में नहीं आ सका, अस्तित्व में नहीं आ सका, आ सका, लेकिन 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 एक लेकिन संघीय न्यायालय लेकिन संघीय न्यायालय लेकिन संघीय न्यायालय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व आ गया, आ गया। और एक और कलर बदल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, का उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी तरह से ये क्या प्रावधान हुआ कि भले ही अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका, लेकिन संघीय न्यायालय अस्तित्व में आ गया था और इसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएर। मॉरिस गुएर इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो कुल मिला के हमने आज 1935 का भारत शासन अधिनियम और उसका क्या प्रभाव भारत के संवैधानिक विकास पे पड़ा, ये हम देख रहे हैं। भारत की शासन व्यवस्था उसके अनुरूप किस तरह से है, ये भी देखते हैं। जो प्रावधान इसमें किए गए थे, संघ की स्थापना, भारत एक संघ ही बना, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आज भी भारत के संविधान में उसी तरह से है जैसे प्रावधान इसमें किए गए थे। और इसके द्वारा जो संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया, वही संघीय न्यायालय पूर्ववर्ती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसी न्यायालय का उत्तराधिकारी। तो इस तरह से 1935 के भारत शासन अधिनियम को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे संवैधानिक विकास पे, तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा।